नमस्कार आदाब नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में ईद उल फित्र से कबल पेश आए दिलदोज सानहे के अलावा सियासी और समाजी सूरत हाल पर रिपोर्ट्स लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। ईद से पहले तैयारा हादसे में दर्जनों मुसाफिरों की हलाकत से रंजो गम में डूबा पाकिस्तान। पाकिस्तान में सिंधी कौम परस्त तंजीमों पर पाबंदी पर सरापा एहतजाज सियासी लीडरान। और अमरीका ने कहा अक़लियती फ़िरक़ों की मजहबी आज़ादी सलब कर रहा है पाकिस्तान। सबसे पहले बात ईद उल फित्र से चंद रोज कबल पाकिस्तान में पेश आए दर्दनाक तैयारा हादसे की, जिसने पूरे पाकिस्तान को रंजो गम में डुबो दिया। हादसे के शिकार PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारे में 91 मुसाफिर सवार बताए गए, जो लाहौर से कराची आ रहा था। लेकिन कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने से पहले ही ये मुसाफिर तैयारा माह रमजान के अलविदा जुमे यानी 22 मई को खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। इस दिलदोज सानहे में तैयारे में सवार दर्जनों मुसाफिरों की ईद से कबल बेवक्त मौत ने मुतासरा खानदानों को मातम और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द व कर्ब में मुब्तला कर दिया। 22 मई 2020 मुतबर्रक माह रमजान का अलविदाइया जुम्मा, जो ईद उल फित्र की खुशियों की नवीद लाने वाला था, लेकिन PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मुसाफिर तैयारे के दर्दनाक हादसे का शिकार होने की खबर आई तो कराची समेत पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी और खौफ व दहशत के अंधेरे छा गए। इस अलमनाक सानहे ने दर्जनों खानदानों की ईद की खुशियों को पल भर में मातम और रंजो गम में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर से तिजारती राजधानी कराची के लिए उड़ान भरकर ये मुसाफिर तैयारा कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने ही वाला था, लेकिन अचानक इंजन में आई खराबी की वजह से तैयारा आग की खौफनाक लपटों की जद में आकर कराची के गुंजान इलाके मॉडल टाउन पर गिर पड़ा। बहुत अलमनाक वाक़या हुआ है, जो हादसा हुआ है जहाज का, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ईद का मौका था, लेकिन ये है कि इसका जितना भी गम किया जाए वो कम है। और जो ईद के सिलसिले में लोग अपने प्यारों से ईद मनाने आए थे, इस अलमनाक वाक़े में शहीद ही कहेंगे, वो बेचारे शहीद हो गए। और जो है बस अफसोसनाक वाक़या बहुत अफसोस हुआ। एक तो जुम्मतुल विदा का दिन भी था और रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और लोग अपने घरों की तरफ आ रहे थे, तो बड़ा सदमा पहुंचा है। बहुत ही रंज हुआ है कि अंदरनाक वाक़या हुआ है, उससे हम लोग बहुत गमज़दा हैं इस वजह से। PIA की जानिब से फौरी तौर पर लाहौर से कराची आने वाले हादसे के शिकार मुसाफिर तैयारे PK 8303 के मलबे से 56 मुसाफिरों की लाशों की शिनाख्त करने की बात कही गई, जबकि 2 जख्मी मुसाफिरों के जिंदा बचने की तस्दीक भी की गई। लेकिन हादसे के शिकार तैयारे के कराची में गुंजान आबादी पर गिरने की वजह से आसपास के 2 दर्जन घरों को शदीद नुकसान के अलावा कई अफराद जाम हक और जख्मी हो गए। ताहम PIA के CEO अरशद मलिक हादसे के शिकार तैयारे के तकनीकी तौर पर पूरी तरह महफूज होने के दावे करते रहे। इसके लैंडिंग गेयर, इंजन की सारी इंस्पेक्शन एज पर रूटीन, एज पर SOP सारी तय हुई और कोई चीज पेंडिंग नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज पेंडिंग नहीं थी। सारी सर्टिफिकेशन मेरे पास डिटेल है। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की जानिब से हादसे की तहकीकात के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी के ओहदेदारों की सरबराही में 4 रुकूनी खुसूसी कमेटी तश्कील करने की यकीन दहानी कराई गई। लिहाजा तहकीकाती कमेटी के अराकीन की जानिब से हादसे के मकाम का हंगामी दौरा करके तैयारे के डाटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स हासिल करने और आइंदा 1 महीने तक हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने के दावे भी किए गए। तो इसका सर एक ही तरीका है, और वो तरीका यह है कि एक शफाफ इंक्वायरी होगी जिसमें PIA का कोई रोल नहीं होगा, जिसमें सिविल एविएशन का कोई रोल नहीं होगा। ये इंक्वायरी बैनुल अक़वामी मुसल्लमा असूल के मुताबिक एविएशन मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से मुरतब करेगी
جو کہ اس وقت سمری اپروو ہو رہی ہے اور وہ انسپیکٹرز آ کے اس کو انسپیکٹ کریں گے۔ حسب دستور پی آئی اے اور پاکستانی حکومت کی جانب سے اس طرح کے کھوکھلے وعدے اور دعوے تو اس سے پہلے بھی ہر طیارہ حادثے کے بعد کیے جاتے رہے، لیکن جانکاروں اور متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آئے روز پیش آنے والے کسی بھی طیارہ حادثے میں حکومت نے کوئی سخت کارروائی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حادثے کے بعد بھی انسانی اذى کی صورت میں ملنے والی مسافروں کی میتوں پر ماتم کرنے والے لواحقین اور رشتہ داروں کو پاکستانی حکومت اور تحقیقاتی کمیٹی سے انصاف ملنے کی کوئی توقع نہیں۔ ایسے میں ہر طیارے حادثے کے بعد متاثرہ خاندان پاکستان نے پی آئی اے جیسے قومی اداروں میں بدعنوانیوں کے بڑھتے بول بالے اور لاپرواہ رویے کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اب بات پاکستان میں فرقہ واریت اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف آواز اٹھانے والی سندھی قوم پرست تنظیموں پر لگائی گئی حکومتی پابندیوں کی۔ حالانکہ پاکستان میں سندھ کے قدرتی وسائل کے جبرن استحصال اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھانے والی سندھی جماعتوں پر اس سے پہلے بھی پابندیاں لگائی گئیں، لیکن حالیہ پابندیوں میں سندھ صوبے میں آزادی کے لیے سیاسی جدوجہد کرنے والی جی اے سندھ قومی محاذ جیسی پارٹی تک کو نہیں بخشا گیا۔ پاکستانی اقتدار پر حاوی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور پنجابی بالادستی کی طرف سے چاروں صوبوں میں ہی قدرتی وسائل کے جبرن استحصال کے خلاف آواز اٹھانے والی ہر محکوم کو ڈرانے دھمکانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن آزادی اور علیحدگی کی مانگ کرنے والی سندھی اور بلوچ قوموں کو بے حد سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ان سازشوں کا خاص طور سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سچائی پاکستان میں ریاستی ظلم و جبر کے خلاف جد و جہد کرنے والی کچھ سندھی قوم پرستوں پر حکومتی پابندی لگائے جانے سے سامنے آئی۔ ان سندھی جماعتوں میں جے ایس کیو ایم اے یعنی جی اے سندھ قومی محاذ ارسار کے علاوہ سندھو دیش ریولیوشنری آرمی اور سندھو دیش لبریشن آرمی بھی شامل ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ سندھو دیش کی آزادی کی تحریک کے عظیم سیاسی رہنما جی ایم سید کے نظریے پر کام کرنے والی ان سندھی جماعتوں پر پاکستان میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت پابندی مسلط کی گئی۔ یہ سارا جو ہے یہ ڈرامہ ایجنسیوں کا، یہ لوگوں کو دھکیل رہے ہیں علیحدگی کی طرف۔ انہوں نے اس پاکستان میں بھی یہی کھیل کھیلا، اب بلوچستان اور سندھ میں بھی یہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے سپر مین ہیں، ہم بڑے طاقت۔ اور میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی تم نے کون سا نیک کام کیا یہاں کے لوگوں کے لیے آج تک؟ تم نے جتنا تباہ و برباد اس پاکستان کو کیا ہے تم لوگوں نے کیا ہے، اور کوئی دشمن نہیں ہے۔ ہماری فوج جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی دشمن فوج ہے۔ بنگلہ دیش انہوں نے الگ کرایا، اب بلوچستان میں وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، بلوچستان کے ساتھ ساتھ سندھ میں بھی یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جی اے سندھ متحدہ محاذ جیسی قوم پرست جماعتوں کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ سندھ صوبے میں حزب اختلاف پارٹی پی 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 کی صوبائی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں آئے روز نئی نئی سازشیں کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹھ پتلی عمران خان کی حکومت کی سازشوں کے خاص نشانے پر ہے۔ کراچی پریس کلب کے سامنے سراپا احتجاج سندھی جماعتوں کے لیڈروں اور انسانی حقوق کارکنوں نے کہا کہ پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی جیسی خفیہ ایجنسیاں محکوم قوموں پر غداری کے جھوٹے الزامات لگا کر انہیں اغوا کر کے مابرائے عدالت قتل کر رہی ہیں، لیکن پاکستان میں آئین اور قانون کی سنگین خلاف ورزیوں پر عدالتیں تک خاموش ہیں۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ غدار کون ہوتا ہے جو آئین کو نہیں مانتا، غدار کون ہوتا ہے جو قانون کو نہیں مانتا، غدار کون ہوتا ہے جو آپ کی سوسائٹی کے اس کے جو نارمز ہیں ان کو نہیں مانتا۔ بھائی ہمارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر یہ تو پرامن طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں، جو بھی ان کا خیال ہے، جو بھی ان کی بات ہے، لیکن ہمارے ادارے جو ہیں اصل میں غدار وہ ہیں، وہ نہ آئین کو مان رہے ہیں کہ آئین کے خلاف لوگوں کو اٹھا رہے ہیں
आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है लोगों के जान माल का। उसके बाद कानून को नहीं मानते, अदालतें उनको बुलाती हैं, वहाँ पर झूठी कस्में खाते रहते हैं कि लोग हमारे पास नहीं है, लोग हमारे पास नहीं है। आखिर एक दिन ऐसा आता है कि लोग उनके पास से निकलते हैं और फिर अदालतें इतनी बेबस हैं कि वो भी उनको बुला के नहीं पूछती कि उल्लू के चरखो, कल तक तो तुम यहाँ पर कस्में खा रहे थे कि हमारे पास नहीं है, तो बंदा कहाँ से आ गया ये। सिंधी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने बंगाली मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादतियों का कहर बर्पा करके उन्हें अलग बांग्लादेश बनाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां ये क्यों भूल जाती हैं कि बांग्लादेश से अपनी जान बचाने के लिए उनके 90,000 फौजियों को भागना पड़ा। इसलिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां जब तक बांग्लादेश से सबक लेते हुए सिंधी, बलूचों, पश्तूनों और सराइकी जैसी महकूम कौमों के खिलाफ बर्बरियत का सिलसिला बंद नहीं करेंगी, उस वक्त तक पूरे पाकिस्तान में आज़ादी के नारे बुलंद होते रहेंगे और फिर से पाकिस्तान के टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम होने के इम्कानात बढ़ते रहेंगे। अब बात पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ बढ़ते जुल्म जबर को लेकर आलमी बिरादरी में बढ़ती तशवीश की। इस तशवीश का इजहार यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी हालिया रिपोर्ट में किया। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत फ़िरक़ा परस्ती और दहशतगर्दी को रोकने के बजाय उन्हें बढ़ावा दे रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों की मजहबी आज़ादी पर हमले और जुल्म ज़्यादतियों के वाक़यात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में फ़िरक़ा परस्ती और दहशतगर्दी को हासिल हुकूमती पुशपनाही की वजह से अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ हमले और जुल्म ज़्यादती के वाक़यात में हैरानकुन इजाफा हो रहा है। इन सच्चाई की तस्दीक यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जानिब से जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट में भी की गई है। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट के हक़ाइक़ की अक्कासी पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ आए रोज बढ़ते जुल्म जबर के इंसानियत सोज मनाजिर भी कर रहे हैं। अक़लियती हिंदू फ़िरक़े को जबरन मजहब तब्दील कराने के लिए उनकी रिहायशी बस्तियों को शिद्दत पसंदों की जानिब से खुलेआम नजरे आतिश किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों के मुतासिरा खानदानों की चीखो पुकार और गुहार सुनने वाला कोई नहीं। डीसी मचारे गुलाम हैदर चांजे साहब के अपील थी कजे चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन गुलाम मखदूम फकरूर जमाल से पुरजोर अपील है कि हमें इमदादी सामान फराहम किया जाए और हमारी मदद की जाए। इमदाद फराहम कई वने त ही वरी पंहिंजो को अजो अॾे सघनि। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान के सिंध सूबे में जहां अक़लियती हिंदू फ़िरक़े के लोग सबसे ज्यादा तादाद में रहते हैं, वहां उनकी नाबालिग लड़कियों को जबरन मजहब तब्दील कराने के लिए दिन दहाड़े अगवा किया जा रहा है। इस जुल्म जबर के खिलाफ पाकिस्तान में मुतासिरा खानदान आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ अक़लियती हिंदू ही नहीं बल्कि मसीही बिरादरी की लड़कियों को भी अगवा बराए जिनसी इस्तेहसाल के जरिए मजहब तब्दीली पर मजबूर किया जा रहा है। इंसानी हुकूक इदारों के एदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों की हर साल 1000 से ज्यादा लड़कियां अगवा की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान का हुक्मरान तबका खामोश तमाशाई बना हुआ है। लेकिन ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है या लॉ मिनिस्ट्री है, उनका काम क्या है? अगर इन मसाइल को एड्रेस नहीं करती, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने निशानदेही की है, अब हल करना तो जो है हुकूमत का काम है, जो रियासत है और रियासत का इंतजामी जो बाजू है एग्जेक्टिव। यूं तो पाकिस्तान में फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत के जुनून में अक्सरियती तबके की जानिब से अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म ज़्यादती पुराना दस्तूर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में पहली बार इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुकूमत कायम होने के बाद से गैर मुस्लिम करार दिए गए अहमदिया के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में होशरुबा इजाफा देखने को मिल रहा है। इंसानियत सोच पहलू ये है कि खुद को एतदाल पसंद बताने वाला पाकिस्तान का पंजाब सूबा तक अहमदियों पर जुल्म ज़्यादती में सबसे आगे है। पाकिस्तान में फ़िरक़ा परस्त तंजीमों के कारकुनों की जानिब से
अहमदियों की इबादत गाहों पर सरेआम हमले किए जाते रहे। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने अहमदिया फिरके के माहिर मुआशियात डॉक्टर आतिफ मियां को ईसी यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रुकूनियत से बरतरफ करके पाकिस्तान में फिरका वारियत को फरोग देने तक से गुरेज नहीं किया। यही वजह रही कि पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी पार्टियों के लीडरान इमरान खान की हुकूमत का फौजी तानाशाह ज़ियाउल हक की हुकूमत से मवाजना करते रहे। कायद आज़म के पाकिस्तान में सर ज़फ़रुल्लाह खान वज़ीर ख़ारजा हो सकते, लेकिन इमरान खान के पाकिस्तान में आतिफ मियां इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से करमानी साहब का पाकिस्तान कौन सा है? करमानी साहब का पाकिस्तान कायद आज़म का पाकिस्तान, और जो इमरान खान साहब पाकिस्तान हमें दे रहे हैं वो ज़ियाउल हक साहब का पाकिस्तान। पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों के खिलाफ जुल्म और ज़्यादतियों के साल दर साल बढ़ते वाक़यात को ब्लास्फेमी जैसे इम्तियाजी क़वानीन की वजह से भी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में फिरका वाराना सोच रखने वाला तबका जाती मफादात की खातिर अक़लियती फिरकों के खिलाफ ब्लास्फेमी कानून का लगातार बेजा इस्तेमाल कर रहा है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम भी पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों के खिलाफ जुल्म और ज़्यादतियों के बढ़ते वाक़यात के लिए ब्लास्फेमी कानून को सीधे तौर पर जिम्मेवार मानता है। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी कानून में आईनी बदलाव के लिए जिस किसी ने भी आवाज उठाई तो उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी, फिरका परस्ती और दहशतगर्दी को जारी रियासती पुष्पनाही को लेकर बैनुल अक़वामी बिरादरी में लगातार तशवीश बढ़ रही है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है इमरान खान हुकूमत के कोविड-19 पर लापरवाह रवैये से नाला पार्लिमानी लीडरान। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में फौजी काफिलों पर हमलों की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक ईरान की सरहद से बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तानी फौज के काफिलों पर हुए 2 अलग अलग हमलों में एफसी के 7 एहलकार हलाक हो गए। पाकिस्तानी फौज की जानिब से इन हमलों के पीछे बलूचिस्तान की अलहायदगी पसंद तंजीमों का हाथ बताया गया और ईरान से हमले करने वाली BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी जैसी अलहायदगी पसंद तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। पाकिस्तानी अखबारों में शुगर घोटाले की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पंजाब सूबे के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की कुर्सी जाने की कयास आराइयों की खबरें सुर्खियों में छाई रही। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में कुल 88 शुगर मिल्स हैं और इनमें से ज्यादातर पंजाब सूबे में ही हैं। सबसे अहम बात यह है कि पंजाब सूबे में दर्जनों शुगर मिल्स के मालिक जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार जैसे PTI के लीडरान को सब्सिडी और चीनी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करने की मंजूरी बुज़दार के सूबाई काबीना ने ही दी। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी काबीना में ये वाज़ेह किया कि चीनी घोटाले में मुलव्विस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर वाले रावलपिंडी शहर के बाजार में आतिशजदी के हादसे की खबर अखबारों में सुर्खियों में छाई रही। खबरों के मुताबिक आतिशजदी का यह हादसा रावलपिंडी के राजा बाजार में पेश आया और इसके नतीजे में कपड़े की दर्जनों दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। चश्मदीदों ने बताया कि रावलपिंडी के राजा बाजार की नमक मंडी में एक 4 मंजिला बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग भड़क उठी। इस आग की शिद्दत इस कदर खतरनाक थी कि उसने राजा बाजार की दुकानों को भी अपनी जद में ले लिया। इस हादसे में 6 दुकानदार जख्मी भी हो गए। फायर ब्रिगेड के अमले को आग पर काबू पाने के लिए कई घंटों तक जद्दोजहद करनी पड़ी। पाकिस्तानी अखबारों में MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ग्रुपों के दरमियान आपसी इख्तलाफात दूर करने की सियासी कोशिशें तेज होने की खबरों को सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक इमरान खान की वफाकी काबीना से अलहदगी इख्तियार कर चुके MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MQM बहाली कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात की।
MQM के दोनों आला सियासी लीडरान ने बाहिनी मुज़ाकरात में इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने MQM को कमजोर करने के लिए उसे कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया। इसलिए अब उन्हें MQM के तमाम धड़ों को फिर से मुत्तहिद करके पार्टी की पुरानी सियासी साख बहाल करनी चाहिए। पाकिस्तान में चीनी बोरहान घोटाले में तहकीकाती कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी किए जाने की खबर को अखबारों में खुसूसी अहमियत दी गई। खबरों के मुताबिक इस रिपोर्ट की जानकारी वजीर आजम इमरान खान के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर और वजीर इत्तलात शिबली फराज ने इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करके दी। मीडिया से मुखातिब शहजाद अकबर ने बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाकिस्तान में शुगर मिल्स मालिकान और इंतजामी इदारों के माबैन मिली भगत के सनसनीखेज इंकशाफात किए गए और इन इंकशाफात की बुनियाद पर चीनी बोहरान घोटाले में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ ईद के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की जानिब से कोविड-19 जैसी आलमी वबा के तईं लापरवाह रवैये पर जारी सियासी हंगामा आराई का। यही वजह रही कि पाकिस्तान में लॉकडाउन के बावजूद पार्लियामेंट और सेनेट के हंगामी इजलास बुलाए गए, लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामेंट के इन हंगामी इजलासों के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इमरान खान की हुक्मरान जमात के तानाशाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सख्त सियासी तनकीद करती रहीं। पाकिस्तान में कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस के मुसलसल बढ़ते फैलाव के बावजूद इमरान खान की हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में आए रोज दी जा रही नई रियायत के मद्देनजर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सीनेट के चेयरमैन डॉक्टर सादिक संजरानी की मुअस्सर कोशिशों के चलते दोनों ऐवानों के हंगामी इजलास बुलाए गए। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के इन इजलासों के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों की लीडरान इख्तिदार के नशे में गाफिल इमरान खान की तानाशाही हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर जमकर तनकीद करते रहे। अपोजिशन बात करती है, हुकूमत वाइंड अप करती है। ये तरीका होता है हाउस का। अगर आपने हाउस चलाना है, इसके माहौल को ठीक रखना है, तो फिर ये तरीका अपनाएं। आज भी मैं कहूंगा अपोजिशन को बात करने से बाद में आप वाइंड अप कर लें। एक काम की बात न वजीर खारजा ने बताई, न बाकी दो वज़रा में उनके नाम भूल गया, वो भी लगे रहे। आज वजीर तालीम जिन्होंने 11 मार्च को इसी हाउस में कहा था पाकिस्तान में कोई कोरोना का मसला नहीं है, आप रिकॉर्ड मंगाकर देख लें। तो जब यहां से बात होगी, तकलीफ आपको हुई है क्योंकि तनकीद होगी। हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने नहीं कहा कि कोई शुगर चीनी में पैसे बना गया खा गया, हम नहीं कहते। लेकिन ये तो हक दें कि बात तो कर सके कि हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। हमें बताया जाता है इदारे बने हुए, NCOC है, पता नहीं NCVD है, पता नहीं और CCC है, CDC है, लंबे लंबे इदारे हैं और उनकी लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं, वेबसाइटें भरी हुई हैं। मैं एक गुजारिश करूंगा, मैंने सारी वेबसाइट्स देखी है, ये बता दें पाकिस्तान की कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रेटेजी क्या है। ये वजीर बैठे हैं, ये एजुकेशन के, पावर के, पता नहीं आप किसकी है, अफरीदी साहब, चेयर को मुखातिब हूं जी, चेयर को मुखातिब हूं। एक कागज अगर इस हाउस को दे दें कि इस 22 करोड़ के मुल्क की कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रेटेजी क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब का रिस्पॉन्स क्या रहा है। 12 से ज्यादा तकरीरें फरमाई हैं, कर्फ्यू के बारे में बताया, बहुत तशवीश है डेली वेज वर्कर के बारे में, हमें भी है, मिनिस्टर साहब भी ज्यादा परेशान है कि डेली वेज वर्कर का क्या बनेगा। उन्होंने कहा कि मैं कोई लॉकडाउन नहीं करूंगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कोई लॉकडाउन नहीं करूंगा, नहीं होने दूंगा
کیونکہ غریب کو تکلیف ہوگی, نہیں لاک ڈاؤن کرنے دوں گا. میٹنگ کے بعد میٹنگ, لیکچر کے بعد لیکچر ہمیں ملا ہے اور یہ کہا گیا کہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. پھر بتایا کہ اشرفیہ نے لاک ڈاؤن کر دیا. اشرفیہ نے, تو میں پوچھوں گا یہ اشرفیہ کون ہے جسے لاک ڈاؤن کر دیا؟ اب گزارش یہ ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایسے معاملات جب آتے ہیں آپ کو 4 چیزیں کرنی ہوتی ہیں. سب سے پہلے ایک کنٹینیوس اویئرنیس کیمپین ہوتی ہے. کرنا کیا, ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر, تکلیف کیا ہے, مشکل کیا ہے, اس کے حل کیا ہے, کیسے اسے بچا جاتا ہے. پوری دنیا نے یہ کیا ہے. پاکستان میں کوئی ایسی اویئرنیس کیمپین نہیں ہے. ایک ملک کا سپوکس پرسن بنایا جاتا ہے, وہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے. انگلینڈ میں وزیر اعظم ہے, یہاں پر جو وزیر ہے بیان دیتا ہے. ذمہ وار کون ہے اس ملک میں اس ایفرٹ کا؟ اس کا نام بتا دیں, اس کی شکل بتا دیں. کون آدمی اس ملک میں کرونا جو ہماری تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے, کون آدمی ہے جو لیڈ کر رہا ہے؟ کون آدمی ذمہ وار ہے؟ بتا دیں. آج وزیر صاحب بیٹھے, اٹھ کے بتا دیں کہ فلانا آدمی ہے جو ذمہ وار ہے, فلانا ادارہ ذمہ وار ہے. اسد عمر صاحب وہی آدمی ہے, 40,000 ٹیسٹ کر رہے تھے ڈیلی. کرونا کی جو سب سے بڑی کاز ہے وہ 18ویں ترمیم ہے. اگر 18ویں ترمیم ختم کر دیں کرونا ختم ہو جائے گا. تو ایک نئے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, ڈاکٹر ظہیر الدین بابر صاحب, وہ بھی ڈاکٹر ہیں. ان کو کہیں بل لے آئیں, ہم کل 18ویں ترمیم ختم کر دیتے, کرونا سے پاکستان کو بچا لیتے. کر دیں, کوئی بات نہیں. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.